हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन सीएमए में। मैं माई सेल्फ प्रतीक खंडेलवाल, फैकल्टी एट विजन सीएमए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज ऑलरेडी अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद ऑल इंडिया रैंक 36। तो तुषार, अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी जर्नी क्या रही है उस बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, फिर आपने कॉलेज कैसे गए, आपको सीएमए कोर्स के बारे में कैसे पता चला। सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करते हैं। ओके। मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी। अपना ऐसे जो सुबोध स्कूल है हिंदी मीडियम, उससे मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। आफ्टर माय स्कूलिंग मेरा ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को किस कोर्स के लिए आगे परस्यू करना है। तो फिर जैसे अपने कई प्रोफेशनल कोर्सेज है, सीए भी है, सीएमए भी है, सीएस भी है। बट मेरे को किसी कोर्स का मतलब सीए वगैरह सीएस सब के बारे में सुना था, बट सीएमए के बारे में मैंने सुना नहीं था एक्चुअली। बट फिर मेरे रिलेटिव्स ही है, उन वो सीएमए के लिए परस्यू कर रहे थे। फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज बताया सीएमए के। सीएमए का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ट्रेनिंग पीरियड जो है अपना वो 15 मंथ का होता है। वो कंपेरेटिवली अगर अपन सीए के कंपैरिजन में देखें तो अपने 1 ईयर का अपन को एडवांटेज मिल जाता है। और अगर अपन कोर्स वाइज देखें तो कोर्स एकदम सिमिलर है सीए का भी और सीएमए का भी। और अगर ग्रोथ के परस्पेक्टिव से अपन देखें तो दोनों ही कोर्सेज बहुत, मतलब सीए में कंपेरेटिवली सीए बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है अगर अपन करेंटली अगर देखें तो। और प्लेसमेंट भी सीएमएस के बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मैंने ये सारी चीजें देखी थी, उसके बेसिस पे मैंने सीएमए सेलेक्ट किया। और आगे मतलब फ्यूचर ग्रोथ के परस्पेक्टिव से मैंने सीएमए को परस्यू किया एंड सीएमए फाउंडेशन के अंदर मैंने ज्वाइन किया। तो तुषार, जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से आपकी स्कूलिंग हुई, तो आपकी कॉलेज भी हिंदी मीडियम से हुई होगी। यस यस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको डर नहीं लगा कि जब आप हिंदी मीडियम से थे तो आप सीएमए कोर्स जैसे परस्यू करने जा रहे थे, जहाँ पे स्टडी मटेरियल ऑलरेडी इंग्लिश में आता है और एग्जाम भी इंग्लिश में होता है, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो डर तो सभी को लगता है, चाहे कितना ही पढ़ने वाला हो चाहे नहीं पढ़ने वाला हो। बट डर मेरे को भी लगा था एक बार। तो जैसे ही मैंने सीएमए फाउंडेशन के लिए ज्वाइन किया तो मेरे को बुक्स वगैरह देख के काफी ज्यादा हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आती थी। बट मेरे साथ में जो मेरे मेंटोर्स थे उन लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, मेरे टीचर्स ने, सबने काफी हेल्प की। एंड मेरे को फाउंडेशन लेवल पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आफ्टर दैट जब मैं इंटर में फाउंडेशन में मैं जब पास हुआ 71% से, तो मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे था। तो फिर मेरे को ये लगने लग गया था कि हाँ यार अब तो हो ही सकता है आराम से। क्योंकि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में स्विच करो और 71% आप फर्स्ट लेवल पे स्कोर कर लो, अलग ही लेवल है। काफी बड़ी अचीवमेंट है तुषारी आपकी। तो मैं उन सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा इंस्टीट्यूट आपको राइट देता है कि आप हिंदी में भी अपने आंसर लिख सकते हो। भले ही क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा हो, आप हिंदी में भी अपने आंसर लिख सकते हो। जैसे तुषार पास हुए, पास ही नहीं हुए, ऑल इंडिया रैंक 36 से ये पास हुए, तो आप भी ये कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुषार, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आज सीएमए बनने के बाद कैसा फील हो रहा है। मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है एंड अलग ही मोटिवेशन है अंदर से। एंड काफी मतलब डिफरेंट फील हो रहा है पहले जो था और अब जो है। पहले में और अब में काफी डिफरेंट है बिल्कुल। एंड सब कुछ एकदम जॉब वगैरह भी लग गई, तो काफी अच्छा फील आ रहा है अंदर मतलब से। ये कह सकते हैं कि थोड़े से ही टाइम में आपके हालात बदल गए, आपके जज्बात बदल गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो गया। यस यस। तो मैं आपका पूछना चाहूंगा, जिस दिन आपका सीएमए फाइनल का रिजल्ट आया था, तो उस दिन आपके घर में क्या माहौल था। जब सीएमए फाइनल के मेरे एग्जाम्स हुए थे उसके बाद मैंने एक फर्म ज्वाइन कर ली थी एज ए नॉलेज पर्पज। तो फिर मैं वहीं पे गया हुआ था क्योंकि मैं को पता था घर में रहूंगा तो कोई मतलब नहीं। तो मैं वहीं गया हुआ था फर्म में। और फिर फर्म से मैं कहीं घूमने निकल गया था क्योंकि मैं वहां पे भी नहीं बैठ रहा था, तो मैं घूमने निकल गया था। तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि रिजल्ट किस टाइम पे डिक्लेयर होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया था। फिर जब मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरे जो फोन में बैटरी थी वो 2% थी ओनली। तो वो पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको खोल पाऊँ रिजल्ट को, क्योंकि फोन बंद हो जाता। फिर मैंने किसी और से निकलवाया था रिजल्ट मेरा। फिर उसने बताया कि मैं पास हूँ। बट मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि मैं पास हो गया, क्योंकि मेरे को खुद को डाउट था।
हाँ, कि मैं काफी पास भी हो टफ पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम मेरा था फर्स्ट, दिसंबर 2021, काफी टफ हाँ एग्जाम वो है। पेपर्स काफी हार्ड थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी काफी डिमोटिवेट से हो गए थे एग्जाम टाइम पे, और मेरा पेपर वगैरह भी छूट गए थे। फर्स्ट एंड सेकंड जो मेरा पेपर था वो छूट गया था, तो मेरे को डाउट था कि थोड़ा मुश्किल है, अगर उनके अंदर निकल गया तो हो सकता है पास, बट अगर उनमें दो पेपर्स में मेरे को डाउट था कि उनमें रह सकता है मेरा, आपके पेरेंट्स बट फिर कैसे फील फाइनली थे? निकल गया। आपके पेरेंट्स को या कैसा फील हो रहा था उस दिन? आपके बहुत पेरेंट्स को अच्छा कैसा फील हो रहा फील, था? हाँ बहुत अच्छा फील हुआ, सभी बहुत खुश हुए, और अलग ही मतलब एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था उस दिन, काफी अलग ही फील आ रहा था, बढ़िया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इंटर में रैंक नहीं थी, तो आपने इंटर ये में ऐसी क्या गलती करी जिसमें आपकी इंटर में ऑल इंडिया रैंक नहीं आ पाई? ओके, इंटर में मेरी रैंक इसलिए नहीं आई क्योंकि फाइनल के अंदर मैंने शुरू से, मेरा प्री डिसाइडेड था मेरे को रैंक लानी है, इंटर में भी था मेरा, बट फाइनल के अंदर मैं प्रॉपर कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहा था एंड स्मार्टली चीजों को देख रहा था, लेकिन इंटर में मैंने ये फॉलो अप नहीं लिया था। इंटर के अंदर मैं पढ़ तो रहा था, बट कंसिस्टेंटली मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था मेरे शेड्यूल को, इसलिए मेरी रैंक नहीं आ पाई थी इंटर के अंदर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने फाइनल में अपने आप को कैसे कन्वर्ट किया, कि मतलब मुझे, मतलब क्या मोटिवेशन था आपका उस टाइम जब आप फाइनल में आए, आपका इंटर क्लियर हो गया, आप जब फाइनल में आए तो आपका क्या ऐसा मोटिवेशन था कि भाई मुझे रैंक लेके आनी है? मतलब ऐसा कुछ ओके, इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? यस यस, एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जहां से कोचिंग ले रहा था सीएमए फाइनल की, तो मेरी कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज हुई थी जिसकी वजह से मेरे को वो कोचिंग छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद मेरा डिसाइड तो मेरा पहले भी था, बट उसके बाद मेरा फुल डिसाइड हो चुका था कि अब तो रैंक लेके ही आनी है। और जब मैंने दूसरा कोचिंग ज्वाइन किया तो फिर मेरा वहां पे भी मैंने यही बोला कि मेरे को रैंक ही लानी है, रैंक के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर मेरा शुरू से डिसाइडेड तो था ही कि रैंक तो लानी है अब तो और फिर मैं उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा था प्रॉपर रैंक के लिए ही। और फिर नानी की ओर लिया था मैं फाइनल के अंदर, मैं खुद के घर पे नहीं था, नानी के था, तो मेरा पर्टिकुलर वहाँ पे रूम वगैरह सब कुछ अलग ही था, एजुकेशन मतलब वहाँ पे पढ़ने के लिए वगैरह सब कुछ, तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिला सभी का। तो मतलब मैं आपकी बात से, इस बात से ये और कंक्लूड फिर करता हूँ मेंटर्स वगैरह कि से भी काफी हेल्प मिली, जो रैंकर्स थे ऑलरेडी पहले से, उन लोगों से बात करी तो उन लोगों ने गाइड किया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, तो काफी ज्यादा हेल्प मिली। और फिर कंसिस्टेंसी तो है ही मेन। मतलब आपने जो बताया उसका की मंत्र अगर मैं निकालूं कि तो अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कि अपने को अगर कुछ भी करना है ना, जो अपन ने सोचा है कि भाई मुझे ये करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। वह वही तुषार ने किया और आज वो आपके सामने है, ऑल इंडिया रैंक तुषार सिंह कर्नावत सीएमए। तो तुषार, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक दिन में आपके जैसे ऑल इंडिया रैंक लाने में? हम्म, अब ऐसे पर्टिकुलर तो मैं बता नहीं सकता कि आपको इतने ही घंटे पढ़ना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 6-7 घंटे की स्टडी इनफ होती है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 10 to 12 आवर्स भी मतलब पढ़ने के बाद भी ऐसा कुछ चीजें याद नहीं रह पाती, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब जैसे मेरी सीटिंग थी जो फाइनल के अंदर, मतलब इंटर में तो मेरी सीटिंग 8 आवर्स की होती थी, बट फाइनल्स में मेरी सीटिंग अप्रोक्स 12 to 14 आवर्स की हो गई थी, क्योंकि वहां पे कोर्स भी लेंदी है और काफी वास्ट कोर्स है, तो उसको जितना मल्टीपल टाइम्स आप करोगे उतना इजी आपके लिए रहेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट लेकिन आपको फाइनल पास करने के लिए एटलीस्ट 4 टाइम्स तो करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, तो तुषार, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं कि हम 8 दिन में 8 एग्जाम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जस्ट आज पहला पेपर देकर आए आप लोग का, आपको अगले दिन पेपर देना है सीएफआर का, इस दौरान आपके पास 12-13 घंटे मिलते हैं टोटल मिला के, तो आप कैसे रिवाइज यस, कर पाते हो अपने होल कोर्स को, और वो स्ट्रेस लेवल को आप कैसे डील करें, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब जैसे 12 से 13 घंटे अपने को मिल जाए, बट 12 से 13 घंटे अपन पूरे तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अपने को 5 से 6 घंटे नींद भी लेनी होती है, वो हाँ। कंपलसरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपके पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, मेरा मानना तो ये है। बाकी सबका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट वो होते हैं वेज। तो अब जैसे मेरा तो ये होता था कि मैं एग्जाम देने के आने के बाद थोड़ी देर मंदिर वगैरह जाता था, जिससे मेरा मूड फ्रेश हो जाता था एकदम, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा खाना खा पी के और फिर बैठता था, जिससे मेरे अंदर एनर्जी आ जाती थी। आते ही मैं पढ़ने कभी नहीं बैठता था,
और तो कुछ ना कुछ मैं नाश्ता वगैरह लेके या फिर कुछ खाना खा के फिर ही पढ़ने बैठता, जिससे मेरा फ्रेश अप हो जाता था थोड़ा एकदम। और उसके बाद फिर मैं रेगुलर 5 to 6 आवर करता था। उसमें मेरा ये था, एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्या कर रहा था, मतलब एग्जाम में जब मैं पहले मेरा रिवीजन कर रहा था, तो मैंने उसी टाइम पे मेरा शेड्यूल बना लिया था कि मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। मैंने एबीसी एनालिसिस करके पूरा कोर्स को उसके अंदर वो कर दिया था बाइफरकेट, जिसके थ्रू मेरे को ये पता लग गया था कि मेरे को एग्जाम के टाइम पे क्या क्या चैप्टर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर मेरे को उठाने हैं। तो एग्जाम टाइम पे मैंने ओनली वही चैप्टर्स उठाए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कोर्स करना इम्पॉसिबल ही है। तो अगर मैं तुषार की बात को कंक्लूड करूं, तो आपकी तैयारी एग्जाम टाइम पे नहीं होगी, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन होगी, वो भी एग्जाम के लिए। मतलब आज अगर आपके एग्जाम आज से 6 महीने बाद है, तो आज ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उस एक दिन के अंदर मैं अपने होल सिलेबस को कैसे कवर करने वाला हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट Yes. चैप्टर्स होंगे जिनको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा, जैसे तुषार ने बताया एबीसी एनालिसिस करके, और उसके बाद कौन से चैप्टर, उसके बाद कौन से चैप्टर। क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स करने बैठ गए ना, तो आपसे होगा ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और फिर अगर आपसे कोर्स होगा नहीं, तो आपका पैनिक लेवल स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाएगा, और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो तुषार, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है कि हमें ट्रेनिंग तो करनी चाहिए, ये तो सबको पता है, लेकिन हमको ट्रेनिंग Yes. फॉर्म में करनी चाहिए या कंपनी में करनी चाहिए, तो आपके क्या व्यूज है इसके बारे में? अब मैं पर्टिकुलर ऐसे तो नहीं कहूंगा कि आपको या तो फर्म से ही करनी चाहिए या फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर पे, मतलब आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप फर्म से कीजिए, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें सीखने को मिलेगी फर्म के अंदर। और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आपको अलग ही, मतलब कॉर्पोरेट का थोड़ा रहने का तरीका और वहां पे कैसे बोलना होता है लोगों से, और क्या क्या, मतलब एक पर्टिकुलर चीज सीखने को मिलती है कॉर्पोरेट में। मतलब कॉर्पोरेट का अगर अपन देखें तो कॉर्पोरेट्स के अंदर ये होता है कि एक पर्टिकुलर चीज होती है, उसी पे आपको वर्क करना होता है। बट अगर अपन फर्म को देखें तो फर्म में डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको चीजें करने को मिलेगी। तो उन दोनों के अंदर वो डिफरेंट है मैन। तो फर्म और कंपनी दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका गोल क्या है, आप इस सीएमए डिग्री के बाद कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस कहाँ करना जाना चाहते हैं चाहते ना, तो यू शुड हैं। गो इन फर्म, क्योंकि वहां पे आपका जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होगा, अलग अलग काम करने को मिलेंगे, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहां पे अब आप जैसे अपनी। जैसे मैं था तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी की थी और फर्म में भी की थी, तो मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस था और दोनों का मेरे को एकदम डिफरेंस पता लग गया था कि अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो क्या अपने को सीख लर्निंग्स मिलती है, और अगर अपन फर्म से करते हैं तो अपने को फर्म में क्या लर्निंग मिलती है। मतलब दोनों एकदम डिफरेंट थे बिल्कुल। और अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां पे अपने को एक पर्टिकुलर एक प्रोफाइल दे दी जाती है, जस्ट लाइक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको दे दिया जाएगा, या डायरेक्ट टैक्सेशन, या ऑडिटर में, या इंटरनल ऑडिट, या अकाउंट्स, या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, किसी में भी एक डिपार्टमेंट में आप उसमें क्या हो जाते हो, आप डीप लेवल की स्टक हो नॉलेज जाएगा ले आप। लेते हो। हाँ, डीप अपने को नॉलेज आ जाती है उसमें। तो ये सभी बातें हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैंपस की यस। प्लेसमेंट के लिए हमको रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, और कैंपस प्लेसमेंट के बाद अगर हमारा कैंपस में ना हो, तो हम ऑफलाइन कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार आप कुछ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से। ओके। प्लेसमेंट में अगर आपको सबसे बढ़िया एडवांटेज चाहिए तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए फर्स्टली तो, क्योंकि कंपनीज का क्राइटेरिया क्या होता है कि कंपनीज फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। मतलब अप्रोक्स 60% कंपनीज का ये क्राइटेरिया होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को शॉर्टलिस्ट करती है कंपनीज। फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए सीएमए के अंदर, और अगर सीएमए फाइनल में रैंक है तो और बढ़िया है ना। और उसके अलावा आपकी 10th 12th में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, तो आप मोस्टली सभी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आएगी। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब जैसे गेल अपने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आई थी वहां पे पीएसयू, उसका 17.5 लाख का पैकेज था। बट उसने मेरी रैंक होने के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद और बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन होने के बाद भी मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 2 2 3 3 अटेम्प्ट थे और वो वहां पे शॉर्टलिस्ट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके अटेम्प्ट लग गए तो आप पीएसयू में शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे या फिर किसी और कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। बट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाए, आपने एडवांटेज मिलेगा। आपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या क्या तैयारी करी, मतलब
कौन कौन से क्वेश्चन पे या फिर अपने कैंपस को। प्लेसमेंट के लिए एज सच कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रिपेयर होना है। जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इंटर, फाउंडेशन, सीए में अब तक आपने जो पढ़ा है वही चीजें वो लोग पूछते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपसे कुछ अलग से पूछ लेंगे। जो अब तक आप पढ़ के आए हो, आपकी जर्नी अब तक जो हुई है, उसी में से वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। बस वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। बाकी वो उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछते हैं। आपकी कुछ पार्ट जो होता है अपना, वो आपके बारे में पूछ लेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछ लेंगे। बाकी ऐसा उनका कोई फिक्स नहीं होता कि आप वो किसी फिक्स टॉपिक से उठा के पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट वो पूछेंगे वही जो आप जानते हो, जो आप पढ़ के आए हो एक्चुअल में। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मतलब मैं खुद आपसे इंटरव्यू करके बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब आपके कितनी नॉलेज है आप में आज पता चल रहा है। मतलब काफी अच्छा है। एक क्वालिफाइड होने के बाद और एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत फर्क हो जाता है। जैसे आप क्वालिफाइड हो जाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बच्चों को 3 ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज देना चाहेंगे, अगर वो जिसको अपनाए तो वो पास भी हो जाए, और आप पास भी ना हो, अगर नहीं हो तो वो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाए, लेकिन अपना बेस्ट दे। यस, फर्स्ट तो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी भी चीज को, आपके गोल्स को, आपके विजन्स को हासिल करना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी वर्क को करोगे प्रॉपर, तो मतलब मैं कह रहा हूँ, आप 21 डेज का जो अपना रूल होता है कि किसी भी चीज को रेगुलर 21 डेज तक करना, वो अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपकी रेगुलरिटी आएगी चीज के अंदर। और आप एकदम मतलब आपका जो विजन्स है उनको लेकर प्रॉपर रह पाओगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। किसी भी चीज को कंसिस्टेंट करोगे। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश नहीं आ रही, रेगुलर इंग्लिश पढ़ेगा तो इंग्लिश के अंदर उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल डिनाई हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, क्लियरिटी। किसी भी चीज को आप अगर पढ़ रहे हो तो आप क्लियर होने चाहिए किसी भी चीज को लेकर। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो बट आपको पता ही नहीं है आप पढ़ क्या रहे हो। तो आपको किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप क्लियर होने चाहिए आपको पढ़ना क्या है। आपका पहले पढ़ने से पहले आपको प्रॉपर स्टिकी नोट बनाने चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस वे में आपको आगे गो ऑन होना है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो स्मार्ट और हार्ड वर्क से रिलेटेड ले सकते हैं अपन। स्मार्ट और हार्ड वर्क में ये नहीं है कि आपको कम पढ़ना है, आपको पढ़ना तो है, बट आपको पहले वो चीज पढ़नी है जो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर प्रायोरिटी बेसिस पे आती ही आती है। तो स्मार्ट वर्क का कहना ये नहीं है कि आपको कम पढ़ना है, आपको पढ़ना वही है, बट जो पहले चीजें अपने एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखती है, ज्यादा मार्क्स की आती है, उनको आपको प्रायोरिटी पहले देनी है। और जो कम मार्क्स का वेटेज रखती है एग्जाम्स के अंदर, उनको आपको प्रायोरिटी थोड़ी कम देनी है, उनको आपको लास्ट में रखना है। अगर मैं समराइज करूं तुषार की बात को, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि मैं आज पढ़ रहा हूँ कल नहीं पढ़ रहा, तो उससे अपना क्या होता है, फ्लो ब्रेक हो जाता है। दूसरा इन्होंने बोला कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क ये नहीं कि मैं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ के चला जाऊं। आपको पढ़ना तो सारा है, लेकिन आपको मेन एग्जाम के लिए भी तैयार करना है कि मुझे उन 5-6 घंटों में कैसे पढ़ना है। ठीक है। और एक एडवाइस मैं जो अपनी तरफ से देना चाहूंगा वो है कि एक हर एक सीएमए स्टूडेंट में, या फिर सीएमए स्टूडेंट में नहीं बोलूं, हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप कितनी भी तैयारी कर जाओ, आप एग्जाम के अंदर जाके अटक जाओगे, या तो और आपको निकल आ कॉन्फिडेंस आप में जाएगा। जब भी आएगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। हाँ, नंबर ऑफ टाइम, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप कोर्स को करोगे, गो थ्रू होगे उससे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत अच्छी बात बोली। तो अगर तुषार मैं आपसे पूछूं कि सीएमए जर्नी आपके लिए कैसी रही, एक वर्ड में बताओ उसको, तो आप उसको क्या नाम देना चाहोगे। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए शेयर मार्केट। बिकॉज जैसे शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे अपनी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अपन किसी दूसरी डायरेक्शन में चल जाते हैं, तो मतलब अपना जो गोल है, विजन, उनसे थोड़ा डिफरेंट जाने लग जाते हैं। तो वो चीज है। तो आपको प्रॉपर आपके विजन्स क्लियर होने चाहिए, आपको उनका ध्यान रखते हुए प्रॉपर आगे बढ़ना है। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे अपने लाइफ के अंदर भी ऊपर नीचे होता ही रहता है। कुछ ना कुछ अब कई बार अपन अपने डायरेक्शन से थोड़ा डिफरेंट वे में जाने लग जाते हैं। तो वो है, अपना विजन क्लियर होना चाहिए। तो इट इज जस्ट लाइक ए शेयर मार्केट।
तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा इनकी जर्नी को। इन्होंने बताया कि जो इनकी जर्नी है वो स्टॉक मार्केट की जैसा रखा है, जैसे स्टॉक में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो कभी आप स्टूडेंट लाइफ फेज में डिप्रेशन का फेज भी आता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती है, अपनी एक्सपेक्टेशंस भी होती है। तो इन सब में जो मेंटल बैलेंस बना के रखना वाली बात है उस डाउन वाले फेज में, वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी को सही रखना है। और अब भी आएंगे, आप फाउंडेशन पास होगे, इंटर पास होगे, फाइनल पास होगे, कैंपस प्लेसमेंट होगा। तो जो आपकी पढ़ाई है ना, मतलब अभी तक 15 साल, 15 नहीं, आई थिंक 19 एक साल से अपन पढ़ रहे होंगे। हाँ, तो अपन 19 साल की पढ़ाई को अब टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, तो अच्छे से कहते हैं ना। तो तुषार, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आप एक क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो आज आप कैसे इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहोगे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, आप उनको बताना तो चाहोगे ना कि आज आप जहां से आप गुजरे हो, जो गलती आपने इंटर में करी वो बच्चे ना करें, तो उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव लोगे? उसके लिए अपन ने अभी विजन सीए में अपना चैनल स्टार्ट किया है। इसके थ्रू अपन अपनी जो टीम है वो पूरी इस पे वर्क कर रही है। इसके थ्रू अपन स्टूडेंट्स को, मतलब इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो फाइनेंशियली, मतलब कई स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल इश्यू के कारण आगे स्टडी को कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। तो जो फाइनेंशियल इश्यू के कारण स्टूडेंट स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को प्रमोट करना, एंड जो बच्चों का मतलब प्रॉपर डायरेक्शन भी पता नहीं होता कि हमारे को करना क्या है, कैसे करना है। पढ़ते तो है वो, बट उनको एफिशिएंट निकल के नहीं आता। एक्चुअल में आउटपुट वो चाहते हैं वो निकल के नहीं आ पाता। तो यही अपना मेन इनिशिएटिव है। बेसिकली विजन सीएमए के थ्रू हम बच्चों को वो टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिससे वो पास हो सकते हैं। हम वो बताएंगे कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं और उनको वो क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे वो एग्जाम में फेल या पास हो जाते हैं। ठीक है, हम उनको बताएंगे कि कोई सा भी हार्ड चैप्टर को इजी टू इजी कैसे पढ़ा जा सकता है। मतलब हम बेसिकली रिवीजन वीडियोस के थ्रू अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैनल। तो आप सभी से गुजारिश है, जो भी सीएमए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो तुषार, मैं यस। आपको बहुत बड़ा वाला थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने सामने आए और अपने जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं और फर्टर्निटीज हैं उनको आपने गाइड किया कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या गलतियां रही, आपकी जर्नी के बारे में बताया। तो मैं मानूंगा कि उनको काफी कुछ सीखने को मिला।